चलिए बच्चों, आज अपन लोग बाग अगला टॉपिक पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। सभी बच्चे एनसीईआरटी निकाल लिए हैं। 126 पेज नंबर 126। हिंदी में कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है? अच्छा, 126 है हिंदी मीडियम की बुक में, और इंग्लिश मीडियम की बुक है 126 पेज नंबर। आज हम लोग बाग पढ़ेंगे सेल डिफरेंट ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। ये लाइन, ये हेडिंग क्या आपके एनसीईआरटी में दी है क्या? चलिए, नीचे दी होगी, नीचे की तरफ। चलिए ध्यान से सुने। एक बात और, कल हमने, मार कर तो जरा, कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझा था और पढ़ा था। आज एक बार क्वेश्चन कर लेता हूं, 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। चलो बताओ, प्लांट सेल पादप कोशिका का मुख्य लक्षण, विशेष लक्षण, मेन कैरेक्टर 3 बताओ। एक तो वैक्यूल, वैक्यूल मतलब रिक्तता पाई जाती है, और दूसरा कैरेक्टर क्या है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और तीसरा कैरेक्टर क्या भैया? तीसरा कैरेक्टर है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। कोई दिक्कत? चलिए अब मुझे जरा ये बताइए, ये जो मैंने सेंट्रोसोम पढ़ाया था, और एक बात और ध्यान रखना, मैं सेंट्रोसोम पर एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरा क्लियर कर दूंगा और बताओ, ठीक है? लेकिन सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है, समझ पा रहे हैं? सेंट्रोसोम 2 चीज से बना था, सेंट्रोस्फियर और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कितने थे? 2। और सेंट्रियोल के चारों तरफ कोशिका द्रव था, साइटोप्लाज्म, जो कि फ्रेश था, स्वच्छ था, उसमें कोई भी कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, इसलिए वो स्वच्छ है। अच्छा एक बात बताइए, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, छड़ के आकार के होते हैं वो। अच्छा कहां होते हैं? केंद्रक के पास। किसके पास? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के अंदर मत कर देना। किसको? सेंट्रोसोम को। और सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। एक बात और, सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। ध्यान रखना आप, समझ पा रहे आप? चलिए अब हमको क्या पढ़ना है, इस बात को जानने का प्रयास करना है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया था, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया। एक क्वेश्चन है छोटा सा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस क्या है, मेन अंतर क्या, मुख्य अंतर क्या, बताओ। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है उसके पास केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा सिमिलर क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में? समानता क्या है? वो है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। क्यों? प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी प्रोटीन लिपिड से बनी है, और यूकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी प्रोटीन लिपिड से बनी है। समझ पा रहे हैं आप? आज हम जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी में जो दिया है उसको समझेंगे, पूरा करेंगे आज, और कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बायो मेम्ब्रेन, जैव झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली उसी के नाम है, या प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जीव द्रव झिल्ली। और टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा, ध्यान रखना। आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेल होती है, तो सेल डिफरेंट ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। जो सेल है, कोशिका में जो अंतर है, काय में अंतर पड़ रहा है भैया? साइज में, शेप में और एक्टिविटी में। तो ध्यान रखें क्या लिखा हुआ है, जरा सुने। कोशिका का माप
माप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइज। क्या बोलते हैं? साइज। आकार, आकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? शेप। क्या बोलेंगे? शेप। समझ पा रहे हैं? तो भैया सेल एंड शेप ऑफ सेल, अरे मैंने गलत बोल दिया शायद, साइज। क्या बोलेंगे? साइज एंड शेप ऑफ सेल, कोशिका का माप और आकार। ठीक है, ये हेडिंग है। तो हेडिंग क्या है? कोशिका का माप और आकार। ठीक है, साइज एंड शेप ऑफ सेल। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे साइज। क्या पढ़ेंगे? साइज। तो साइज माप, सुने क्या लिखा है? देखिए, कोशिका मतलब सेल माप, आकार और कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती है। समझ पा रहे? ए लाइन लिखी है क्या, जरा मुझे बताओ, जरा नोट्स देना जरा। ए लिखी है, ए लाइन में जरा बोर्ड पे लिख रहा हूं। ठीक है, आराम आराम से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो पहले तो आप जरा इस लाइन को सुने, क्या लिखा है सुनिए। सेल, और ये लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी है, बोलो। ठीक है, ग्रेटली इन साइज कॉमा, और क्या बोलेंगे? शेप एंड एक्टिविटी। ठीक है, ए लाइन ध्यान से सुनना, क्या लिखा है हिंदी में, बोलो। कोशिकाएं, ऐसा और लगा दो। ठीक है, कोशिकाएं माप, बोलो, आकार, बेटा मत करो, पढ़ाई किया करो, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। समझ गए? इस जो लिखा है इसका अर्थ है हिंदी में ये। ठीक है, माप को क्या बोलते हैं? साइज। आकार को क्या बोलते हैं? शेप। और कार्य को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। में काफी दृष्टि, मतलब वो कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। समझ गए? तो कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, जरा उसको सुनेंगे। ठीक है, ये इसमें दिख रहा है क्या, जरा यहाँ पे देखना। चलिए, तो सबसे पहले लिखा है माइकोप्लाज्मा। क्या लिखा है? माइकोप्लाज्मा। क्या लिखा है, बोलो जरा। माइकोप्लाज्मा, जो स्मॉलेस्ट सेल है। क्या जी सेल है बच्चों, बताओ भैया। स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। अच्छा, इसका साइज बताओ कितना भैया? साइज कितना? ओनली, केवल 0.3 माइक्रो। ठीक है, इन लेंथ। इसकी लंबाई कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा जो कि एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, सबसे छोटी कोशिका है, स्मॉलेस्ट सेल है, और इसकी लेंथ है, जो लंबाई है, केवल कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। एक बात और ध्यान रखना, कुछ किताबों में इसको 0.2 लिखा रहता है, ध्यान रखना, तो कोई गलत नहीं है जी। ठीक है, 0.3 0.2 सही है। ठीक है, अप्रोक्स लगभग देखा गया है। चलिए, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद बैक्टीरिया, किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया। दिख रहा है ना इसमें? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सब जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इतना साइज है बैक्टीरिया का, जिस सभी बैक्टीरियाओं का बताया गया है, ऑल बैक्टीरिया का। ठीक है, कितना? 3 से 5 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे तो माइकोप्लाज्मा के, जो माइकोप्लाज्मा है, जो कि जीवाणु है। अच्छा, माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है पीपीएलओ। क्या नाम है भैया? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स।
यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उसकी लेंथ कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। ये तो बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए, बैक्टीरियाओं का वैसे कितना होना चाहिए? 3 से 5 माइक्रोमीटर। समझ पा रहे हैं? चलिए, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ी कोशिका देखी गई है, सबसे बड़ी कोशिका को विलगित किया गया है, अलग किया गया है, पृथक्कृत किया गया है, पृथक किया गया है, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अपन इस चीज को भी, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ी कोशिका जो पृथक की गई है, बोलो कौन है? बताओ बताओ। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। अब आ जाइए, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, किसकी बात कर रहे हैं बताओ जरा? ह्यूमन रेड ब्लड सेल, जानते हो आरबीसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं जी? आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, इनका डायमीटर कितना है बताओ जरा? डायमीटर कितना है? 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ जरा? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। समझ पा रहे आप? ऐसे मान के चलो जो आरबीसी है, ठीक है, तो जे है डायमीटर इसका, जे यहां से लेके यहां तक, जे व्यास। समझ पा रहे? तो वुमेन आरबीसी की बात कर रहे हैं। आरबीसी तो और भी एनिमल सेल में मिलती है, लेकिन यहाँ पे वुमेन की बात चल रही है, उसका डायमीटर। नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, किसकी बात कर रहे हैं बताओ जरा? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। कैसी भैया? लॉन्गेस्ट सेल। कोई दिक्कत है क्या? बताओ फटाफट। सबसे लंबी कोशिका कौन है? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। 10th वालों को मैंने पढ़ाया था 7th चैप्टर में, न्यूरॉन सेल, नर्व सेल, और 11th वाले भी पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप? इसमें भी दिया है, जूलॉजी जब पढ़ेंगे तब। चलिए, अब इसके बाद पढ़ेंगे शेप। क्या पढ़ेंगे? शेप पढ़ेंगे भैया। चलो शेप पे आ जाओ फटाफट। अब तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे शेप। सभी लोग समझते जाएं, और समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक आध महीने के लिए मैं जा रहा हूं कहीं बाहर, इसलिए अब आपकी जूम पे क्लास लिया करूंगा मैं। चलो, शेप को क्या बोलते हैं? आकार। अनुष्का हंस रही कह रही सर आप चले जाओ तो अच्छे ही रहोगे सर। मैं वहां जाऊंगा जहां पे आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। मन कर रहा है देवों के देव महादेव, जहां भगवान महाकाल रहते हैं। बताओ कहां रहते हैं? वो जैन तो रहते ही हैं, मेन कहां रहते हैं? वो कहां रहते हैं? हिमालय पे रहते हैं, जहां पार्वती मैया जी और शंकर जी रहते हैं। बताओ कहां पे रहते हैं? बताओ। कैलाश पर्वत पर। भाई जानने की सोच रहा हूं, बात चल रही है अभी। चलो इधर देखो, आकार क्या लिखा है? लिखो द शेप, बोलो द शेप ऑफ द सेल, कोशिका का जो आकार है, में क्या लिखा है? में वेरी विथ, ठीक है, विथ द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, क्या लिखा है? कोशिका का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। ठीक है,
कार्य के आधार पर। जो सेल होती है ना, वो कार्य के आधार पर उसका जो आकार है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो ये बात लिख देते हैं अपन, बोलो। कोशिकाओं का रूप, रूप मतलब भी आकार होता है, ठीक है। उनके कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। जैसे कि मैं भी अब बच्चों से बात कर रहा था कि भैया मैं तो 1-2 किलोमीटर ही पैदल चल पाऊंगा, बस मेरे बस की बात नहीं है, 1-2 मंदिर घूम लूंगा बस। लेकिन अगर कोई 24 घंटा घूमे, लगा रहे 3-4 दिन तक, तो या तो उसका साइज बड़ा होगा, हेल्थी होगा, खाता पीता घर का होगा। अब अपन भाई चाय पी रहे हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, तो बताइए आप लोग इतनी एनर्जी कहां से आएगी। अपन को केवल पढ़वा लो और बच्चों को पढ़ा देंगे बस, और खुद पढ़ लेंगे, मतलब पढ़ाई करवा लो, इसके अलावा कोई कार्य नहीं आता अपन को। पढ़ाई के अलावा अपन ने कोई चीज देखी नहीं है ना, अपन पे कोई कार्य होता है। 40-50 एनर्जी ड्रिंक पीनी पड़ेंगी फिर मुझे। तो यहां पे ही वही बात कही जा रही है, देखो ये, द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है, ठीक है। रूप मतलब आकार ही होता है, क्या होता है भैया, आकार, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पे बात करने जा रहे हैं कि कोशिका कैसे कैसे शेप की होती है, ठीक है, कार्य के आधार पर। किसके आधार पर, जैसे उसको कार्य करना होगा। अरे कोशिका को कोई कार्य करना होगा तो वो वैसा ही रूप धारण कर लेगी, समझ पा रहे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, डस्टर का रख दिया मैंने, ये रहा, मिल गया। चलो तो पॉइंट क्या है, सुनो, बोलो इंग्लिश में, दे में बी, ठीक है, बोलो बोलो, डिस्क लाइक। क्या बोलेंगे, डिस्क लाइक। दूसरा क्या है भैया, पॉलीगोनल। तीसरा कौन सा है, कॉलमनर। बोलो कौन सा भैया जी, और तीसरा वो चौथा कौन सा है, क्यूबॉइड। अगला कौन सा है, थ्रेड लाइक, ठीक है। या फिर इवन इरेगुलर, क्योंकि सेल का कोई शेप, मतलब जो सेल का कोई शेप नहीं है, फिक्स आकार, फिक्स नहीं है, इरेगुलर है। तो बताइए डिस्क लाइक, कैसी लाइक भैया, डिस्क लाइक, बिंबाकार। कैसी, बिंबाकार। मैं भी आपको डायग्राम भी बताऊंगा, ठीक है, पहले आप अभी समझ लो। बिंबाकार सेल के भैया शेप है, क्या पढ़ रहे हैं पंजे, शेप पढ़ रहे हैं, सेल के, कोशिका का आकार पढ़ रहे हैं, ठीक है, रूप पढ़ रहे हैं, कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो जाता है। तो बताओ बिंबाकार, इसको क्या बोलेंगे, बहुभुजी। क्या बोलेंगे बच्चों, बहुभुजी। पॉलीगोनल, स्तंभ, कॉलमनर को क्या बोलेंगे, स्तंभ। एनसीईआरटी में लिखा होगा स्तंभी, क्या लिखा होगा, स्तंभी, एक ही बात है, जी लिखा होगा स्तंभ या स्तंभी। खम्माकार, खम्मा। जी कैसा है, घनाभ, घनाभ जानते हो, क्यूबॉइड। अब आयो धागे की तरह, किसकी तरह बताओ भैया, बोलो धागे की तरह। और जी क्या लिखा भैया, असमाकृति प्रकार, मतलब वो असमान प्रकार की, ठीक है। तो बच्चों हो सकती है, ठीक है।
तो बताइए कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो दे में भी बताओ कौन कौन से, बताओ जरा, बताओ बताओ। डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर, कोई भी आकार मतलब असमान प्रकार की, अनियमित आकार की। कैसे आकार की? अनियमित आकार बोलते, अनियमित आकार। ये आकार आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इनके डायग्राम दिए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी देना, चलो ये रही। देखिए ये जो आप एनसीईआरटी अगर आपके हाथ में हो अभी तो आप देख सकते हैं, इसमें जो डायग्राम बने हैं, जैसे कि एक बार मैं बोलकर दिखा देता हूं, आपके हाथ में एनसीईआरटी होगी, उसमें आप देखें, और मैं जब आपको प्रोजेक्टर पे लगाऊंगा वहाँ डायग्राम बता दूंगा और एक बार और समझा दूंगा। रेड ब्लड सेल, क्या लिखा है? रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिकाएं, जो कैसी लिखी है वहाँ पर? राउंड, राउंड मतलब गोल, कैसी होती है? गोल है। और बाई कॉनकेव है, कैसी है? बाई कॉनकेव, कैसी है भैया? बाई कॉनकेव, ठीक है। द्विअवतली, कैसी है? द्विअवतली, बाई कॉनकेव। वाइट ब्लड सेल, कौन सी सेल? वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। चलिए अब हमको ये डायग्राम समझ रहे थे, बीच में लाइट चली गई थी, तो उस चीज को समझा करो। वाइट ब्लड सेल, WBC, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, एक बार मैं डायग्राम आपको बता दूंगा। अमोवेट, अमीबाकृति, कैसी? अमीबाकृति, जैसे अमीबा का डायग्राम होता है उस टाइप से इनका शेप होता है। किसका? WBC का। चलिए मैं लिख देता हूं, एक स्पेलिंग लिखिए वहां पे। चलिए तो WBC की बात कर रहे हैं, बताओ कैसी होती है? बताओ ये अमोवेट, बोलो तो सही, कैसी होती है? अमोवाइट, अमीबाकृति, क्या बोलते हैं? अमीबाकृति। हिंदी में लिखा है क्या? लाओ, अमीबाकृति, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या लिखा है? रेड ब्लड सेल के बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको। अब आ जाओ कॉलमनर इपिथेलियल सेल, कौन सी बात कर रहे हैं भैया? कॉलमनर इपिथेलियल सेल, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा है? स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, क्या बोलेंगे? स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं। अच्छा स्तंभाकार मतलब ये ऐसी होती है, देखो मैं आपको डायग्राम बनाऊं, समझ गए? ऐसे। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। सेल में ये तो न्यूक्लियस है, क्या है ये? जिस सेल है, ये पूरी एक सेल है, देखो ये पूरी एक सेल है, ये पूरी एक सेल है, ठीक है। तो स्तंभाकार है जी, ठीक है। ये तो केंद्रक है, उसके अंदर न्यूक्लियस। कॉलमनर इपिथेलियल सेल है ये, ठीक है। कौन सी सेल है बताओ? ये कॉलमनर इपिथेलियल सेल, स्तंभाकार है ये, ठीक है। अब आ जाइए, ये कैसी होती है? लॉन्ग होती है। कैसी होती है ये? लॉन्ग होती है, लंबी होती हैं, और नैरो होती हैं। नैरो मतलब सकरी, कैसी होती हैं? सकरी। चलिए सकरी भी हैं और लंबी भी हैं। अब एक डायग्राम दिया है नर्व सेल का, किसका दिया है? देखो जरा, इसमें लिखा है ब्रांच, ब्रांच मतलब साकित होता है ये, और लॉन्ग होता है, लंबा भी होता है। एक है ट्रैकिट्स, क्या दिया है? ट्रैकिट्स। ट्रैकिट्स को बाहिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाहिका। क्या बोलते हैं? बाहिका लिखा है, क्या लिखा है? हाँ बाहिका ही बोलते हैं वो। चलो ट्रैकिट, क्या बोलते हैं? ट्रैकिट्स। तो यहाँ पे इलोंगेटेड है जी मैं जाइलम पिलोयम पढ़ाऊंगा ना आपको चैप्टर 6 में, वहाँ बताऊंगा, तो ध्यान रखें। ये ना ये ट्रैकिट, तो ये इलोंगेटेड, लंबी रहती है। ये कैसी रहती हैं? दीर्घीकृत। हिंदी में क्या बोलते हैं? दीर्घीकृत। मीजोपेल सेल, जो पत्तियों में पाई जाती हैं, लीफ के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। राउंड मतलब गोल होती हैं, और अंडाकार भी होती हैं। कैसी होती हैं? अंडाकार।
तो आपने सेल के ये क्या समझे भैया, शेप, आकार, रूप देखे आपने, ठीक है। फंक्शन के आधार पर वो अलग अलग रूप, अलग अलग आकार में हो जाती है। तो जो एनसीईआरटी में दिए आप पढ़ लेना। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें हेडिंग डाली है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझेंगे। चलिए इसमें जरा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। चलो पहले मैं आपको अपने नोट से समझाऊंगा, किताब से बाद में समझाऊंगा। इधर देखो जरा, तुम बताओ कौन सी सेल पढ़ रहे हैं, पहले इधर बताओ, यहां लिखो प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। चलिए द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंटेड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं बैक्टीरिया, किससे करते हैं बता भैया, बैक्टीरिया, जीवाणु, आपको कल ही बताया मैंने। इसके बाद बीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरे शैवाल। अगला कौन है, माइकोप्लाज्मा, बोलो कौन है भैया जी, माइकोप्लाज्मा जीवाणु है। इसका एक और नाम बताओ, जल्दी बताओ, पीपीएलओ, पीपीएलओ। इसका पूरा नाम क्या है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, बोलो पिलूरो, क्या बोलेंगे, पिलूरो निमोनिया, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद क्या लिखा है, दे आर जर्नली स्मॉलर, छोटी होती है ये, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, छोटी, और बहुत ज्यादा विभाजन करती है। कैसी करती है, बहुत ज्यादा, मतलब काफी तेजी से विभाजित होती है यूकैरियोटिक सेल की तुलना करें तो, ठीक है। तो बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में कैसी होती है, छोटी, स्मॉलर होती है। और क्या लिखा है इसके अंदर, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। समझ गए, आपको मालूम होना चाहिए काफी तेजी से विभाजित होती है। बैक्टीरिया करोड़ों ताकत में, लागत में पैदा होते हैं, विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं। चलिए अगला क्या लिखा है, इसमें एक फंक्शन लिखा है, जरा उसको सुने, क्या लिखा है जरा सुने। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन तो प्रोकैरियोटिक्स एक्सिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार और कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो मूलभूत संगठन है, प्रोकैरियोटिक सेल का मूलभूत संगठन है, आकार और कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। मतलब आकार में अलग है और कार्य में भी कैसे अलग है, फिर भी कैसा होता है, एक जैसा। कैसा होता है, एक जैसा। संगठन जो होगा, मूलभूत संगठन होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा प्रोकैरियोटिक सेल का, वो कैसा होगा, समान होगा, चाहे वो आकार में अलग हो, चाहे वो कार्य में अलग हो। लेकिन जो संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो कैसा होगा, सेम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, इसमें लिखा है ना, देखो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का जो संगठन है फंडामेंटली, मतलब मूलभूत जो संगठन है प्रोकैरियोटिक सेल का, सिमिलर होता है। कैसा होता है, क्योंकि चाहे बोलो वो फंक्शन में, मतलब कार्य में, चाहे वो फिर आकार में, बोले तो किसमें, शेप में अलग हो, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल का मूलभूत संगठन है वो एक जैसा होता है, ठीक है। एक्सिबिट मतलब होता है प्रदर्शित, क्या होता है, प्रदर्शित करना। चलिए अब जहां पे दिया यूकैरियोटिक सेल, किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल। इधर ध्यान से सुनो शिवम धाकड़। चलो यूकैरियोटिक सेल के बारे में सभी लोग देखें। द यूकैरियोटिक्स इंक्लूड, अब अपन बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। चलो इसको बोर्ड पे बनाएंगे, लिखेंगे। एनसीईआरटी को देखते जाए, एनसीईआरटी चल रहा है बिल्कुल, अभी एनसीईआरटी को भी पढ़ देंगे एक बार।
या लिखो यूक्रेटिक सेल। क्या लिखेंगे भैया? अभी पूछूंगा और नाम लेके। अच्छा, यूक्रेटिक सेल के एग्जांपल बताओ फटाफट। कौन है? प्रोटिस्टा। कौन है बताओ भैया? भूल गए क्या? प्रोटिस्ट नहीं भूल गए, मुझे लगता है भूल गए। प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ईस्ट। ध्यान है क्या? अब बताओ एनिमल्स। कौन है बताओ भैया? एनिमल्स। और कौन है बताओ? प्लांट्स। ठीक है, चलिए पंजाई भी है। और कौन है बताओ भैया? पंजाई। एल्गी भी वो प्लांट में ही आ जाती है, एल्गी। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका में देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये लाइन जो है इसको एक बार ढंग से समझना है। इस लाइन को तरीके से सुनेंगे। ये चीज मैं लिख रहा हूं, ठीक है, बोर्ड पे ही, फिर आपको और समझ में आएगा। इसमें क्या लिखा है जरा सुने। ये लाइन लिखी है, इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन, क्या लिखा है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन SATION ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द presence of membrane bound। तुम्हें थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा ना ये, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। इसको हिंदी में वो लिख दूं जरा नेक, ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसको समझते हैं। कच्च युक्त, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? कच्च युक्त। कच्च युक्त, ठीक है। और एक्सटेंसिव मतलब होता है विस्तृत। क्या होता है? विस्तृत। चलो एक बात ध्यान रखो, ये दिख रहा है किसमें? आ रहा है किसमें? ये यूकैरियोटिक सेल। इधर देखो, इधर देखो, इधर। ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। एक बार में समझ में आ जाएगा, गारंटी है, ठीक है, तुम देखो बस। ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस था, केंद्रक था, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि यूकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि झिल्ली से घिरे रहते हैं। किससे घिरे होते हैं? मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जरा सुनो, इधर मेरी तरफ सुनो ध्यान से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, वो झिल्ली से घिरे रहते हैं। इसलिए जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव होता है, वो कच्चयुक्त डिवाइड हो जाता है। मतलब वो कच्चाओं में डिवाइड हो जाता है, कंपार्टमेंट बन जाते हैं, मतलब चेम्बर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? चेम्बर। मतलब यूकैरियोटिक सेल पूरी, अगर अपन यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंट है, मतलब उसके अंदर कच्चाएं बन गई हो, चेम्बर बन गई हो, कच्च बन गए हो। क्यों बन गए सर जी? इसलिए बन गए क्योंकि उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, वो मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसलिए बन गए। तो ये लाइन का मतलब यही है, समझ गए? तो क्या लिखा है? इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में देयर इज एन, क्या होता है? एक्सटेंसिव, विस्तृत, ठीक है, क्या होते हैं? कंपार्टमेंटलाइजेशन, कच्चयुक्त, ठीक है,
ऑफ साइटोप्लाज्म लिखा है, कोशिका द्रव में, ठीक है। क्यूथ्रोदा क्यों बन जाते हैं? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के कारण। मतलब जो झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, जिससे क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो कक्षयुक्त हो जाता है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव कैसा हो जाता है? कंपार्टमेंट हो जाता है, मतलब वो कंपार्टमेंट डिवाइड हो जाता है। अभी आपको डायग्राम भी बता दूंगा, शायद इसका एक डायग्राम है, एक किताब में है। रुक जाओ, एक मिनट रुको जरा, अभी निकालता हूँ। कौन से इसमें है? चैप्टर बदल गए इसमें। एक मिनट रुको, बता रहा हूं। ये डायग्राम देख रहे हैं आप? देखो उसमें लिखा भी है कंपार्टमेंटलाइजेशन इन द सेल, कोशिका में कक्षयुक्त, ठीक है। दिख रहा है, देखो ये डायग्राम देखो बिल्कुल आप। तो सेल जो है, यूकेरियोटिक सेल है, उसका जो साइटोप्लाज्म है कैसा बन गया? कक्षयुक्त बन गया, क्योंकि इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, समझ गए। चलिए, लेकिन ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। अब इसके बाद क्या लिखा है आगे का, सुने भैया। अब तो सिंपल है लाइन। चलिए, अब इसमें लिखा है अगला पॉइंट, यूकेरियोटिक सेल पोसेस, पोसेस मतलब पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, पूर्ण विकसित केंद्रक। यूकेरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है कि यूकेरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से बाउंड है। चलिए, विथ न्यूक्लियर इन्वॉल्व, केंद्रक आवरण, ये केंद्रक झिल्ली पाई जाती है केंद्रक के पास, उसे केंद्रक आवरण कहो, केंद्रक झिल्ली कहो, न्यूक्लियस के पास। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त और क्या होता है? यूकेरियोटिक सेल हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है, बताओ जरा। वैरायटी मतलब होता है विभिन्न प्रकार की कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी होती हैं, समझ गए। तो उसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा होगा, देखो ये, इसके अतिरिक्त यूकेरियोटिक सेल में विभिन्न प्रकार के, क्या बोला मैंने? वैरायटी, विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय, मतलब कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। उसके अलावा है वो तो, ठीक है, जब पढ़ लेना आप। अब इसके बाद क्या दिया? देयर जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, आपको मालूम है इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ, गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपको मालूम है। चलिए, अब इसके बाद क्या लिखा है? ऑल यूकेरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, बहुत अच्छी बात लिखी है, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं समान नहीं होती हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं समान नहीं होती। इसमें लिखा है ऑल यूकेरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। अच्छा, प्लांट सेल और एनिमल सेल समान कहाँ बताना भैया? मतलब कहने को दोनों यूकेरियोटिक सेल हैं लेकिन समान नहीं है। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट लिखा है, देखो। अजदा, ठीक है, फॉर्मर प्रोसेस कैसे बनी होती है? सेल वॉल, आपको मालूम है प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। प्लास्टेड, जिसे अपन लवक कहते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बड़ी रिक्तिका, बड़ी केंद्र की रिक्तिका, हिंदी में क्या बोलेंगे? बड़ी केंद्र की रिक्तिका। ये किसके कैरेक्टर है? अरे ये किसके लक्षण है? सेल वॉल और प्लास्टेड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मतलब कोशिका भित्ति, लवक और बड़ी केंद्र का, बड़ी केंद्र क्या बोलते? सेंट्रो, क्या बोलते? सेंट्रो बोलते केंद्र का, है हाँ, केंद्र बोलते केंद्र, बड़ी केंद्र रिक्तिका पाई जाती है, ठीक है। तो आप तो ध्यान रखना जी, किसके कैरेक्टर? प्लांट के। विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, लेकिन जंतु कोशिका में जो नहीं पाए जाते। बड़ी रिक्तिका नहीं होगी, कोशिका भित्ति नहीं होगी और प्लास्टिड नहीं होते, किसमें? जंतु सेल में। ऑन द अदर हैंड, एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल हायर प्लांट सेल। आपको मालूम है जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्या पाए जाते हैं?
लेकिन जो उच्च लेवल के प्लांट होते हैं, हायर लेवल के प्लांट होते हैं, उनमें सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है। ये आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो हायर प्लांट है, हायर प्लांट सेल है, उसमें सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये बात हो चुकी है। और ये दो डायग्राम आपके देख रहे हैं, एनसीईआरटी में बने हुए हैं, रुक जाओ 1 मिनट बता रहा हूं। तो ये रहे, ये प्लांट सेल का डायग्राम है, इधर देखो जो प्लांट सेल का डायग्राम है, जो एनिमल सेल का डायग्राम है। अब आपके डायग्राम रह गए हैं, और बच्चों एक डायग्राम शायद ये भी रह गया है, ये दिया है, और कुछ इसमें से ये टॉपिक ने थोड़ा सा रह गया है, मुझे लगता है जी इसमें रह गया है ये, तो वो अपन बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि ये प्रोक्रेटिक सेल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? प्रोक्रेटिक सेल का लिखा है, ठीक है, सॉरी ये तो यूकैरियोटिक है, ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। किसका है ये? यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोश का है, उसमें 10 से 20 माइक्रोमीटर उसका वो दिया है, ठीक है। और ये टिपिकल बैक्टीरिया, ये किसका भी है? प्रारूपिक जीवाणु 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ का लगभग 0.1 माइक्रोमीटर, वायरस का भी दिया है इसके अंदर 0.02 या 0.2 माइक्रोमीटर। चलिए अब बच्चों आपने इसमें क्या क्या पढ़ लिया जरा सुने। प्रोक्रेटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में जान लिया, सेल का शेप और साइज भी देख लिया। चलिए अब इसमें ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूं। कल की क्लास में बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी लाइन और बताऊंगा कि जो बैक्टीरिया है, प्रोक्रेटिक सेल है, उसमें एक टर्म आएगा प्लाज्मिड। क्या आएगा? प्लाज्मिड सुना होगा, जो बच्चे 12th क्लास में उन्होंने पढ़ा होगा 11-12 चैप्टर में प्लाज्मिड। तो मैं भी आपको कल बताऊंगा प्लाज्मिड क्या होता है, क्योंकि प्लाज्मिड जो कैरेक्टर है वो बैक्टीरियाओं का है, जीवाणु का है, इसमें दिया है, वो मेंशन किया गया है। तो वो मैं आपको समझा दूंगा, छोटी सी वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर 5 मिनट की। लेकिन ध्यान रखना, प्रोक्रेटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये बिल्कुल सेल की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, सेल थ्योरी वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। तो ध्यान रखें, कल हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे, और 1 या 2 दिन में उसको पढ़ लेंगे, पूरा कर देंगे कल उसको, और बिल्कुल आराम से समझाएंगे। एनसीईआरटी को बिल्कुल फॉलो करो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो, एनसीईआरटी की हर लाइन को पढ़ो। मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, एनसीईआरटी को ही अपना दोस्त बनाओ। अगर बायोलॉजी को मजबूत करना है, ऑब्जेक्ट टाइप की एक बुक ले आओ, ठीक है, एमटीजी ले आओ, डॉक्टर अली ले आओ, बहुत सारी बुकें आती हैं ऑब्जेक्ट टाइप की। आप कोई भी बुक लाओगे, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से संबंधित पढ़ा रहे हैं, तो आपके ऑब्जेक्ट लग जाएंगे। लगा कर देखो, पढ़ के देखो, अपने आप आने लग जाएगा। तो अब अभी आज के लिए इतना ही बहुत है, और रेगुलर क्लास आते रहिएगा। क्लासेस शीघ्र स्टार्ट हो चुकी हैं। और एक बात तो ध्यान रखें, 12th की क्लास से जो 12th क्लास में आएंगे बच्चे, 11th के पेपर 15 तारीख को ख़त्म होंगे। हमने 15 तारीख को बोला है कि क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे आएंगे, कुछ बच्चे नहीं आ पाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहली क्लास स्टार्ट होगी जिसमें वीडियो रिकॉर्ड होगी। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन। बुकलेट उसकी बिल्कुल मिलेगी आपको। आपको केवल पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, समझना है, और बिल्कुल तरीके से बायोलॉजी को जड़ से समझना है। तो आप एक बार पढ़ने आइएगा, अपने दोस्त, फ्रेंड, मित्र, यार जो भी है उनको कहिएगा। और जो बच्चे अधिक से अधिक बायोलॉजी ले रहे हैं, एक बार देखिए, बायोलॉजी का स्कोप बहुत है। मैं बायोलॉजी में ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा भूखा नहीं मर सकता। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके दोस्त, यार, मित्र है, बायोलॉजी को समझ रहे हैं, बायोलॉजी कोई कठिन नहीं है, पढ़ाने वाला मास्टर होना चाहिए। जगह पर डांस करने लग जाएगी बायोलॉजी, तो एक मतलब फील हो जाएगी। अभी तो कुछ नहीं है शुरुआत। जब ये चैप्टर आपको इतना सरल लग रहा है, पढ़ने में ऐसा लग रहा है, तो और चैप्टर कितने सरल हैं फिर आप। तो मेरा कहना यही है कि बस ऐसे ही पढ़ते रहिए जुनून के साथ। और स्पोकन क्लास भी स्टार्ट होगी, शाम को बच्चे पढ़ने आते हैं 5 बजे। तो इंग्लिश को भी स्ट्रांग बनाइए, इंग्लिश अच्छी होगी तो आप किसी भी सब्जेक्ट को समझ सकते हो जल्दी से जल्दी आप।
इसलिए और 15 तारीख से 12th की क्लास स्टार्ट कर देंगे, वीडियो रिकॉर्ड भी करेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे 20 तारीख को आएंगे, 20 तारीख से क्लासेस सही तरीके से चालू होंगे, फिर भी लेकिन क्लासेस चल रही हैं, वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी। तब तक आप डेमो लें और पढ़ते रहें। जय सिया राम, धन्यवाद।